तो सबसे पहले तो सभी छात्रों का स्वागत है आपके अपने चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग में। मैं संदीप खरे आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि हम लोग नोट्स के साथ में कंप्लीट स्टडी कर रहे हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो चैप्टर 1 चल रहा है ठोस अवस्था यानी कि सॉलिड स्टेट। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमारा जो फ़्लो है इस तरीके से है। तो आइए थोड़ा शॉर्ट में जान लेते हैं कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और हमने क्या क्या पढ़ लिया है, और इसके बाद हम आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। देखो, सबसे पहले हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था पदार्थ के बारे में, जिसे हम द्रव्य भी कहते हैं। तो इसके बारे में हमने पढ़ा कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली होती है ठोस अवस्था, दूसरी होती है द्रव अवस्था और तीसरी गैस अवस्था। ये मुख्य पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसके बाद हमने हमारे जो चैप्टर का नाम है ठोस अवस्था, तो हमने ठोस पर फोकस किया और हमने देखा कि ठोस 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्रिस्टलीय ठोस यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस यानी कि अमॉर्फस सॉलिड या फिर नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो ये पढ़ना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि हमारा अध्याय और हमारा क्रम कैसे कैसे आगे बढ़ रहा है। आज हम पढ़ेंगे क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार। यहाँ तक हमने कवर कर लिया है कि जो ठोस होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस में इनके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, इनके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं, और जिसके कई लक्षण होते हैं जो कि हमने इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में देख लिए हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं या यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं क्लास 12th केमिस्ट्री विद संदीप सर, तो आपको वहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे जो क्रिस्टलीय ठोस हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, आज हम ये देखने वाले हैं। तो पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस बंधन बलों के आधार पर यहाँ पे 4 कैटेगरी में बांटे गए हैं, और इन चारों प्रकार के ठोसों को हमें पढ़ना है। देखो, सबसे पहले यदि हम बात करें तो क्रिस्टलीय ठोस में पहला इसका प्रकार आता है वो है आणविक ठोस। इसके बाद दूसरा प्रकार आता है आयनिक ठोस। इसके बाद आता है सहसंयोजी ठोस, और सबसे आखिरी में आता है धात्विक ठोस। तो इनको हम एक एक करके अच्छे से पढ़ लेंगे, और इसका जो आंसर है किस तरीके से आपको बोर्ड परीक्षा में लिखना है या फिर इससे जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो कैसे पूछा जा सकता है, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। तो आपको साथ में नोट्स बनाते जाना है, जैसे कि मैं यहाँ पे नोट्स बना रहा हूँ, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। तो एक एक करके हम लोग नोट्स के साथ में अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो आपको डबल बेनिफिट होगा। पढ़ाई के साथ साथ जो भी हम लोग समझ रहे हैं उसी हिसाब से नोट्स हैं तो नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, और सबसे बड़ी बात, आपका जो टाइम है वो भी सेव होगा और आप कम समय में बहुत ज़्यादा कुछ सीख लोगे। और अगर आप चाहो, अगर ये पूरे वीडियोस डल जाएं अगर प्लेलिस्ट में, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 महीने में अपना जो है पूरा कोर्स कंप्लीट कर लोगे। पूरी केमिस्ट्री आप निपटा सकते हो और एक तरफ रख सकते हो। अगर आपको टॉपर बनना है तो आप मेहनत करेंगे। और एक बात और, केमिस्ट्री के वीडियोस आपको याद रखना है, अब से एक फ़िक्स टाइम पर आएंगे, और वो फ़िक्स टाइम है 8 से 8 बजे या फिर 8:30 बजे। तो ये रात में आएंगे, तो आप पढ़ने का एक समय निश्चित कर सकते हैं। तो इसके बीच में आपको वीडियोस मिल जाएगा जितने भी यहाँ पे आएंगे। तो चलिए अब हम आणविक ठोस को कवर करते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले आपको क्रिस्टलीय ठोस के बारे में जानना होगा। देखो, क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में विशेष बात क्या है कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनको मैं यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो ये जो आप देख पा रहे होंगे, ये छोटे छोटे गोले, ये वाले, ये इनके जो होते हैं रचक कण कहलाते हैं।
रचक कण भी बोल सकते हैं या फिर अवयवी कण। और ये इस तरीके से जो बना है, एक के बाद एक के बाद एक नियमित क्रम में व्यवस्थित होके ये बना है क्रिस्टलीय ठोस। लेकिन ये जो रचक कण होते हैं, ये जो रचक कण आपको दिख रहे हैं, ये क्या क्या हो सकते हैं? तो देखो, ये अणु भी हो सकते हैं, ये परमाणु भी हो सकते हैं और ये आयन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो रचक कण है ये 3 प्रकार से हो सकते हैं। इस हिसाब से ये ठोसों के प्रकार बने हुए हैं। जैसे मान लो यहाँ पे आणविक ठोस की यदि हम बात करें, तो आणविक ठोस में क्या होते हैं, इस प्रकार के क्रिस्टलीय ठोस में जो अवयवी कण होते हैं वो अणु होते हैं। आयनिक ठोस में क्या होते हैं, अवयवी कण आयन्स होते हैं। तो इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। जैसे आणविक ठोस की हम बात करें, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे हेडिंग लगा ली। अब आणविक ठोस को समझने के लिए हम एक छोटा सा यहाँ पे चित्र बनाएंगे। ये देखो, आपके सामने एक चित्र है, एक ठोस हमने बनाया है और हर ठोस में क्या होते हैं, रचक कण या उनके अवयवी कण होते हैं। ये जो मैं गोल गोल बना रहा हूँ, ये क्या है, अवयवी कण। तो ये सभी जगह होते हैं इस तरीके से। और अगर ये अवयवी कण अणु के रूप में है तो उन्हें आणविक ठोस कहते हैं। तो आणविक ठोस की डेफिनेशन क्या होगी, आणविक ठोस एक क्रिस्टलीय ठोस ही है, लेकिन क्रिस्टलीय ठोस तो है, लेकिन किस प्रकार का है, जिसमें उसकी रचक कण अणु है। तो लिखेंगे ऐसे क्रिस्टलीय ठोस, ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिनमें उनके अवयवी कण अणु होते हैं, जिनमें उनके अवयवी कण अणु होते हैं। तो याद हो गया ना, ऐसे क्रिस्टलीय ठोस, ये क्रिस्टलीय ठोस का ही प्रकार है जिनमें उनके अवयवी कण, ये देखिए आप, अवयवी कण ये है ना, तो जिनमें उनके अवयवी कण क्या होते हैं, अणु होते हैं। कैसे, जैसे बर्फ़ का टुकड़ा होता तो H2O, फिर H2O, फिर H2O, तो एक ये अवयवी कण है। ऐसे मैं यहाँ पे ढेर सारी बना सकता हूँ। फिर H2O, फिर H2O, फिर H2O। तो H2O क्या है, एक अणु है। क्यों है, क्योंकि ये बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बना है। देखो, H2O के एक अणु में कितने परमाणु हैं, 2 हाइड्रोजन के परमाणु हैं, 2 हाइड्रोजन के परमाणु हैं प्लस 1 ऑक्सीजन का परमाणु है ना। तो ये अणु है, ये भी क्या है, एक अणु है। तो अवयवी कण अणु के रूप में है। अगर कोई ठोस ऐसा होता जिसमें क्या होते, परमाणु होते, जैसे कि एक कार्बन, फिर दूसरा कार्बन, फिर तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, इस तरीके से अगर जुड़े होते, तो बताओ इसमें अवयवी कण कौन है, अवयवी कण कौन है, बताओ। अवयवी कण आप कहोगे कि इसमें इस तरीके से ये अवयवी कण है, तो बताओ ये अणु है कि परमाणु है। तो इसमें एक ही क्या है, एक ही तत्व का परमाणु है। ये एक अलग परमाणु है, इसमें 2 या 2 से अधिक परमाणु नहीं है कि वो अणु बन जाए। तो ये जो है, इसमें अवयवी कण परमाणु है, लेकिन इसमें अवयवी कण क्या है, अणु है। तो ऐसे आणविक ठोस मतलब अणुओं से मिलकर बनने वाला ठोस, सीधी सी बात है। ऐसा ठोस जिसके अवयवी कण, जिसके ये अवयवी कण होते हैं ना, ये अणु होते हैं। जैसे आयोडीन का होता, आयोडीन I2, नीचे भी होता I2, यहाँ भी होता I2, इधर भी होता I2। तो आप ये देखो कि ये I2 आपको दिख रहे हैं। तो इस प्रकार जो ठोस बनेगा, बताओ कौन सा ठोस होगा। तो आप कहोगे कि इसमें जो अवयवी कण है वो क्या है, अणु है, क्योंकि एक आयोडीन होता परमाणु, लेकिन 2 आयोडीन क्या बना दिया, अणु। जैसे एक नाइट्रोजन होता है तो उसे परमाणु फॉर्म में बोलेंगे, ये परमाणु है, लेकिन एक और नाइट्रोजन मिल जाए तो ये N2 हो जाएगा, तो ये अब अणु बन गया। एक चीज़ है अगर, तो वो परमाणु है, और 2 या 2 से अधिक है, जैसे एक नाइट्रोजन और दे दिया तो ये नाइट्रोजन अभी परमाणवीय अवस्था में, लेकिन प्लस में एक नाइट्रोजन और दे दिया तो अब क्या बन गया, N2, ये अणु हो गया। और ये अलग अलग 2 क्या हैं, परमाणु हैं, ये भी परमाणु है और ये भी परमाणु है। ये थोड़ा आपको समझना है। तो आणविक ठोस क्या होते हैं, ऐसे ठोस जिनमें उनके अवयवी कण क्या होते हैं, अणु होते हैं, जिनमें उनके अवयवी कण क्या होते हैं, अणु होते हैं। तो चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं।
ये देख लो यहाँ पे है ऐसे क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस क्यों लिखना है? क्योंकि ये क्रिस्टलीय ठोस का ही प्रकार है। जैसे कि हम लोगों ने शुरू में देखा, आणविक ठोस किसका प्रकार है? क्रिस्टलीय ठोस का ही प्रकार है। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिनके क्रिस्टलों की संरचनात्मक इकाई। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, संरचनात्मक इकाई अवयवी कण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अवयवी कण। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने संरचनात्मक इकाई शब्द का इस्तेमाल किया है, तो इसका मतलब इसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हो? इसकी जगह पर आप लिख सकते हो अवयवी कण। क्या होते हैं? अणु होते हैं। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। संरचनात्मक इकाई मतलब क्या होता है? अवयवी कण, रचक कण के बहुत सारे नाम होते हैं। ये संरचनात्मक इकाई मतलब क्या होती है? ये पूरा कहलाता है संरचना। ये पूरा क्या कहलाता है? संरचना। और संरचना की जो इकाई होती है, इकाई मतलब जिससे मिलकर वो बन रहा है, ये इकाई है ना एक। ये फिर देखो ये सब इन ऐसे ऐसे अणुओं की पुनरावृत्ति से पूरी संरचना बनती है, तो ये संरचनात्मक इकाई हो जाएगी। तो बस यही चीज़ आपको समझना है कि ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिनके क्रिस्टलों की संरचनात्मक इकाई क्या होती है? अणु होते हैं। उदाहरण क्या है? जैसे आयोडीन। तो आयोडीन मैंने आपको बताया कि देखो आयोडीन 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 से मिलकर बना होगा, आयोडीन के अणुओं से मिलकर बना होगा। इसके बाद जो उदाहरण है वो है ठोस मीथेन। ये भी क्या है? ठोस मीथेन। मीथेन का सूत्र क्या होता है? मीथेन का सूत्र याद रखना CH4। तो CH4 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 इस तरीके से ज्वाइंट होगा। तो CH4 अपने आप में बताओ परमाणु है कि अणु है? ये संरचनात्मक इकाई कहलाती है। इसे हम अवयवी कण भी कहते हैं। तो ये बताओ कि ये जो अवयवी कण है ये किस रूप में है? अणु के रूप में, परमाणु के रूप में कि आयन के रूप में? तो आप कहोगे ये है अणु, क्योंकि इसमें बहुत सारे परमाणु हैं। जैसे एक कार्बन का परमाणु है, 4 हाइड्रोजन के परमाणु हैं। 4 कौन है? हाइड्रोजन के परमाणु। ये देखो ये 4 हाइड्रोजन के परमाणु हैं और एक कार्बन परमाणु है, तो ये बन जाएगा अणु। क्या? CH4। तो ये बहुत सारे अणु हैं। ये मीथेन है, ठोस अवस्था में होगी तो एकदम निश्चित शेप में होगी। ठीक है, तो ये समझना है कि इनमें जो एग्जाम्पल लिए हैं वो आपको याद हो जाने चाहिए। आयोडीन, ठोस मीथेन और बर्फ का एग्जाम्पल तो मैंने आपको लेकर ही समझाया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये देखो बर्फ का एग्जाम्पल है। तो आणविक ठोस क्या है? ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिनके अवयवी कण क्या होते हैं? अणु होते हैं। ओके, कवर हो गया ना? चलो, अब इसके लक्षण क्या है? देखो इनके बीच में जो बंध होता है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि एक H2O और दूसरा H2O के बीच में एक बंध होगा, तो वो होता है यहाँ पे। देखो जैसे कि मैं एक नेक्स्ट पेज में आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझना। जैसे H2O हमने लिखा, तो ये देखो ये H2O का हमने स्ट्रक्चर बनाया, दूसरा H2O का हमने स्ट्रक्चर यहाँ पे बना दिया। ये देखो, तो अब ये आपस में जुड़ेंगे तो कैसे जुड़ेंगे? ऑक्सीजन एक ऋण विद्युतीय तत्व है। क्या है? ऋण विद्युती। ऋण विद्युती तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, ऋण विद्युती कौन कौन से होते हैं? पूरी आवर्त सारणी में ONF ऐसे याद रख लो, ये ऋण विद्युती है। और अगर ये मतलब इन पर नेगेटिव चार्ज होता है। अगर मान लो ये क्या करते हैं कि कोई प्लस वाले को अपनी ओर खींचते हैं, ठीक है, ऐसा समझ लो। तो जैसे कोई प्लस वाला आता है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन के साथ इनकी खासी दोस्ती है। तो जैसे हाइड्रोजन के पास आएगा तो एक बॉन्ड का निर्माण होता है जिसे बोलते हैं हाइड्रोजन बंध। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बंध। यहाँ पे देखो ये ऑक्सीजन एक ऋण विद्युतीय तत्व है, इसको कौन दिख रहा है? हाइड्रोजन। तो ये ऐसे बॉन्ड बना लेता है, डैश 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 करके बनाना ये वाला बॉन्ड, और ये कहलाता है हाइड्रोजन बंध। और ये जो हाइड्रोजन बंध होता है ये दुर्बल बंध होता है। दुर्बल मतलब बन गया है लेकिन हम इसे आराम से तोड़ सकते हैं। एक अणु ये है जल का H2O, एक अणु ये है जल का, ये भी H2O है। दोनों किस बंध से जुड़े हैं? हाइड्रोजन बंध से। तो दोनों को हम अलग अलग कर सकते हैं। दोनों को क्या कर सकते हैं? अलग अलग, क्योंकि ये उतना मजबूत नहीं होता। सबसे ज़्यादा मजबूत कौन सा बंध होता है? विद्युत संयोजी बंध। विद्युत या आयनिक बंध भी उसको बोलते हैं, आयनिक बंध। इसके 2 नाम हैं। विद्युत अभी समझेंगे आयनिक ठोस में, विद्युत संयोजी बंध।
ठीक है। ये इसमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, ये आपने क्लास 11th में यदि पढ़ा हो तो ये होता है सबसे ज़्यादा मजबूत। हाइड्रोजन बंध को क्या कर सकते हैं, आराम से तोड़ सकते हैं, थोड़ी सी ऊर्जा देंगे और ये टूट जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, ये H2 इधर चला जाएगा, ये H2 इधर चला जाएगा, जल्दी से भाप बन जाएगा। तो हाइड्रोजन बंध कैसा बंध हुआ जब जल्दी से टूट जाता है, तो दुर्बल बंध हुआ। कैसा बंध हुआ, दुर्बल बंध। तो ये जो ठोस होते हैं, कौन से ठोस, अणु वाले यानी आणविक ठोस, इनके मध्य दुर्बल वान डर वाल्स बल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, वान डर वाल्स बल। तो ये पहला लक्षण आप याद रखोगे। पहला लक्षण क्या हो गया, यहाँ पे देख लो कि इन ठोसों के अंतराणविक मतलब अणुओं के बीच में, अंतराणविक मतलब अणुओं के बीच में बंधन बल जो कार्य करता है वान डर्स बल होता है। तो हमने हाइड्रोजन बंध क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हाइड्रोजन बंध जरूरी नहीं है कि बर्फ में हो गया लेकिन आयोडीन में तो नहीं होगा ना, तो इसलिए एक तो बर्फ में बस होता है हाइड्रोजन बंध, ठीक है। ये देखो, इन ठोसों में अंतराणविक बंधन बल होता है। और किस में हो सकता है हाइड्रोजन बंध, तो अमोनिया में हो सकता है, ठीक है, NH3 तो वो, लेकिन उसमें अभी ये यहाँ पे देखो, ये ठोस कैसे होते हैं, मुलायम। जैसे आपने बर्फ को देखा होगा, बर्फ जब ऊपर से छूते हो तो आपको सॉफ्ट सॉफ्ट लगती है ना बर्फ, तो ये होती है। ये ठोस कैसे होते हैं, मुलायम। ये बाष्पशील भी है। बाष्पशील का मतलब क्या होता है, बाष्पशील का मतलब होता है कि अगर इन्हें थोड़ी सी एनर्जी मिले तो ये भाप बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, भाप बन जाते हैं। तो बर्फ़ को क्या होता है, यदि अपन बर्फ़ को ऐसा खुला छोड़ दें, अगर यहीं पे रख दें तो क्या होगा, धीरे धीरे ये पानी बनना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब है कि रूम टेम्परेचर पर, यानी थोड़ी सी ऊर्जा मिली है, रूम टेम्परेचर कितना होगा, 37 से 40 डिग्री सेल्सियस। तो इतने में क्या होता है, इतने में अभी जो गर्मियों का मौसम चल रहा है तो इतना ही टेम्परेचर है लगभग, तो इतने में वो फटाफट से क्या बन जाता है, उसको वो ये जो वाला बंध है ये टूट जाता है, ये वाला, और ये बाष्पशील हो सकता है, मतलब भाप बन जाता है। पहले द्रव बनेगा उसके बाद वो भाप बन जाएगा। तो और ऐसे ठोस विद्युत या ऊष्मा के कैसे होते हैं, कुचालक होते हैं। ये पॉइंट यहाँ पे रहेगा, क्योंकि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन या कोई आयंस नहीं होते तो इसमें से विद्युत का चालन नहीं हो सकता, तो ये रहेगा, ठीक है। जैसे बर्फ है, ठोस मीथेन है, आयोडीन है, विद्युत का चालन नहीं करते। तो ऐसे ठोस, ठीक है। बस इनकी अवस्था ठोस ही होना चाहिए, द्रव या गैस अवस्था नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। तो आज अपन ने आणविक ठोस को क्लियर किया है, तो ये बताओ कि आणविक ठोस याद हुआ कि नहीं हुआ, अच्छे समझ में आ गया कि नहीं। अणुओं से मिलकर बना हो उसे आणविक ठोस कहते हैं, ठीक है। तो ये अच्छे से लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसे अच्छे से कवर कर लो, एक एक क्वेश्चन नोट्स में लिखते भी जाओ, ठीक है। और अगर PDF में नोट्स चाहिए हैं तो पहले वीडियो जो आप प्लेलिस्ट क्लास 12th की जो प्लेलिस्ट है उस पर जाओ, उसका पहला वीडियो है, उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, तो वहाँ पे भी आप नोट्स उसमें ज्वाइन हो जाओ, तो समय समय पर उसमें नोट्स आ जाएंगे। जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना तो नोट्स वहाँ पे आपको अवेलेबल कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पे हर हफ्ते हम लोग नोट्स वहाँ पे डालते रहते हैं, तो उसमें आप डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हो। तो ये एक विशेष बात रहेगी। अब हम पढ़ेंगे आयनिक ठोस, तो आप प्लेलिस्ट में देख लेना। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आयनिक ठोस आप हेडिंग देख सकते हैं। थैंक यू।